उत्पादन बढ़ाने के लिए, चीनी ज्यादा पैदा हो देश में, इसके लिए देश की सरकार को चीनी मिलों को फ्री हैंड देना चाहिए। फ्री हैंड का मतलब है खुला हाथ कर देना चाहिए, उनके बीच में कोई बाधा ना हो, कोई रास्ते में हम्प ना आए, बैरिकेड ना आए। और उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए जो काम है वो एक किया जाए कि गन्ना मिलों को एक एरिया निश्चित करके दे दिया जाए कि उस एरिया में किसान गन्ना बोए और वो उसी इलाके की चीनी मिल को दें। और ये जो समर्थन मूल्य वाला बीच में एक अड़चन है, इसको हटा दो। ये रंगराजन समिति ने रिपोर्ट दे दी कि चीनी मिलें और गन्ना उत्पादक किसान आपस में बार्गेनिंग करें, सौदेबाजी करें, जिसको जो अच्छा लगे वो उस भाव पे बेच ले, जिस मिल को लगे खरीद ले। लेकिन उसमें एक शर्त लगा दी कि अगर पन्नी वाला मोटा में चीनी मिल है और बड़ा गुड़ा का किसान को अगर एरिया पन्नी वाला का लाट हो गया तो बड़ा गुड़ा का किसान पन्नी वाला मिल को ही गन्ना दे सकता है। अगर यहां उसकी सौदेबाजी सही नहीं आएगी तो अगर एक मिल रोड़ी में लगाओ तो उसको गन्ना नहीं दे सकता। ये उस रंगराजन समिति ने अड़चन पैदा कर दी गन्ने वालों के लिए। और एक तीसरा आयोग बैठा। ये दो आयोगों की मैंने संक्षिप्त चर्चा इसलिए करी कि इन आयोगों की चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन आयोगों ने एक एक चीज पे रिपोर्ट करी। आगे आ जाओ। एक एक चीज पे ही रिपोर्ट करी उन्होंने, सब चीजों पे नहीं करी। तीसरा आयोग बैठा था, वो बैठा था डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में। और डॉक्टर स्वामीनाथन जिसकी आज सब जगह चर्चा होती है, उनकी एक रिपोर्ट है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है। वो खेती पे भी बोलती है, वो रोजगार पे भी बोलती है, वो उद्योग पे भी बोलती है, वो इन सब सवालों के ऊपर बोलती है। लेकिन उसकी बोलने की जो बातचीत रखने की बात है, जिसकी आज पूरे देश में चर्चा है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, उस रिपोर्ट का हिस्सा लगभग चर्चा में उस दौर में ही आया जब किसान संगठन ने उसको बारीकी से उठाया। आगे आ जाओ, कुर्सी खाली पड़ी है। आगे आ जाओ, दरी भी है आगे खाली। तो वो स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे और स्वामीनाथन की थोड़ी सी मैं बता दूं, जिनको अभी अवार्ड भी दिया है भारत सरकार ने, भारत रत्न। स्वामीनाथन एक कृषि विज्ञानी थे और जिन्होंने गेहूं की वो नस्लें तैयार करी जो ज्यादा पैदावार दे। गेहूं के ऊपर उनका रिसर्च वर्क था, खोजबीन का काम था स्वामीनाथन का। उन्होंने जब रिपोर्ट बनाई तो उन्होंने उस रिपोर्ट में विस्तार से बहुत सी चीजें रखी। मैं उन पे चर्चा करूंगा, उससे पहले थोड़ा सा उस बात पे जाऊंगा जो मैंने आत्महत्या वाली जिक्र करी कि आत्महत्याएं बढ़ गई थी और आत्महत्याओं के बढ़ने के चलते ये आयोग बैठे थे। अब आत्महत्याएं क्यों बढ़ी उसका कारण थोड़ा सा जानने के बाद आगे की बात करूंगा। आप देखोगे कि देश की आजादी के बाद देश की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी थी, आर्थिक के तौर पे भी और अनाज उत्पादन के तौर पर भी। और भारत सरकार ने देश में सब लोगों को अनाज देने के लिए, देश से भूखमरी खत्म करने के लिए 1960 में एक कानून बनाया कि पूरे देश की जनता को हम राशन वितरण करेंगे। ये डिपू पे राशन की चीज बात आई थी 1960 के दौर में। बुजुर्ग बैठे हुए हैं, याद होगा, लाल वाली कणक मिला करती थी, अमेरिका से मंगा के वो कणक भारत में बांटते थे। और तब था ये कि पूरे देश को हम ये हर नागरिक को गेहूं उपलब्ध कराएंगे। सब नागरिकों के कार्ड थे, सबको राशन कार्ड पे राशन मिलता था, सब लोग उससे फायदा लेते थे। और चीन, अमेरिका से वो गेहूं आयात करके देते थे। लेकिन देश के अंदर अनाज इतना नहीं था, तो उसका हल क्या है? बस ये आगे आ जाओ बलवंत जी।
कुलदीप जी आप भी आ जाओ। ये मास्टर जी हैं, ये साथी कुलदीप आपके जाने पहचाने बेटे हैं आपके, लेकिन आजकल एसडीओ हैं पीडब्ल्यूडी महकमे में, मार्केटिंग बोर्ड में। ये पटवारी जी के बेटे जसवंत के बलवंत बड़े बेटे मास्के मास्टर जी, और वो कुलदीप जी एसडीओ है। तो वो 60 के दशक में गेहूं मंगा ली, लोगों को गेहूं देने लग गए, लेकिन उसके चलते चलते भारत सरकार को एक विचार था कि गेहूं आयात करके कितने दिन देश का पेट भरा जा सकता है, नहीं भरा जा सकता। तब देश के विशेषज्ञों ने राय दी सरकार को कि अनाज मंगा के हम अपने देश को चला नहीं सकते, देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और इसके लिए सरकारों को प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका से गेहूं आयात करते थे तो अमेरिका से भारत ने कहा कि भारत अमेरिका के पास गए कि भी हमें कुछ तकनीक दे दो जिससे हमारे देश में रोजगार पैदा हो जाए, कुछ नई चीज बना लें हम। तो अमेरिका ने एक जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि आपको जरूरत क्या चीजें बनाने की, आप गेहूं भी हमारे से ले रहे हो, कच्चा माल जो भी पैदा होता है जितना वो हमें दे दो और पक्का माल हमारे से ले लो। अगर वो नहीं लेते तो हम आपको उद्योग के लिए मशीनरी नहीं देंगे, तकनीक नहीं देंगे। और वो बात नेहरू जी को खटक गई। तो खटक गई तो फिर निश्चित तौर पर संकट आना ही था। तब रूस के पास गए, रूस ने कहा कि हम आपको तकनीक दे देंगे, आप कारखाने लगाओ। तब देश के वैज्ञानिकों ने कहा कि ये अनाज के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। अनाज के लिए अगर दूसरे के घर में कटोरा लेके जाओगे तो आपसे वो 36 तरह की बगार लेगा। ये तो आप भी देखते हैं। मैं तो बहुत बार बोलता हूं कि वे अपने घर कोई मजदूर गेहूं लेने आ जाए, आप गेहूं देते हैं उसको, लेकिन ये भी कर दे यार 2 मिनट का कम है यार, ये भी कर दे थोड़ा सा, ये भी हाथ सारा ला दे, ये भी सारा ला दे, काम करवा लेते हैं आप 5-4 उससे, गेहूं तो देते हैं आप। वही अमेरिका ने किया, वो ले लिया। तो भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास किए और पूरे देश में फिर देश में तरक्की के लिए इस चीज को बढ़ाया। और सरकार ने जब खेती में अनाज बढ़ाने के लिए सहयोग दिया तो भी ये बात आई कि किसान को एक सुनिश्चितता होनी चाहिए कि उसके फसल के दाम मिलेंगे पक्के, कितने मिलेंगे वो तय हो जाएंगे। क्योंकि उससे पहले किसान की फसल व्यापारी किस रेट लेता है वो व्यापारी की मर्जी होती थी, कोई रेट तय नहीं होता था। तब वो तय हो गया कि भी आप गेहूं पैदा करो, चावल पैदा करो, आप दालें पैदा करो, सरकार खरीदेगी। और सरकार ने 23 से ज्यादा वस्तुओं पे एमएसपी घोषित करना शुरू किया था। और एमएसपी का मतलब क्या है? लाभकारी मूल्य नहीं है एमएसपी। एमएसपी का मतलब है कि नीचे से नीचे, इससे नीचे आपकी गेहूं फसल कोई नहीं खरीदेगा, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप बोलते हैं अंग्रेजी में, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका मतलब है कि इससे नीचे नहीं कोई खरीदेगा। और तब कानून बनाया आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु की खाने पीने की वस्तुएं कोई भी प्राइवेट आदमी एक निश्चित सीमा से फालतू अपने स्टोर में इकट्ठी नहीं कर सकता। और बहुत से लोगों को याद होगा, या जो आज 70 प्लस है उनको, कि 25 बोरी गेहूं से फालतू किसान भी अपने घर में गेहूं नहीं रख सकता। छापे पड़ जाते थे, पुलिस गेहूं घर से निकाल लाती थी। किस लिए? कि देश से भूखमरी हटानी है, इसलिए देश का अनाज सरकार के पास होना चाहिए ताकि सब लोगों को बराबर मिल जाए, एक जैसा मिल जाए, दिक्कत ना आए किसी को। और उसका हल हुआ कि भी आपको कम से कम इतनी पेमेंट मिलेगी, आप गेहूं पैदा करो, चावल पैदा करो, दाल पैदा करो, ये सरसों पैदा करो, आपको पैसा मिलेगा। और लोगों ने की धड़ाधड़। और उससे हुआ क्या कि ये गारंटी हो गई कि इससे नीचे नहीं जाएगा। तो लोगों ने खूब जी लगा के खेती करनी शुरू कर दी, सारे जंगल साफ कर लिए। और जैसे आज चर्चा ना, बोला यार इन पेड़ी नु आपा ना झोने वाली बनानी है, बोला 1 लाख का किला करना है। वो स्थिति उस दौर में भी आई कि यार कणक की इतनी कीमत 250-300 रुपए उस वक्त रही होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि भी इतनी मिलेगी तो यार इतने रुपए मिलेंगे तो गेहूं से तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और वो चलते चलते 1990 तक भारत की स्थिति ये आ गई कि भारत के पास अनाज सरप्लस पैदा हो गया, मतलब फालतू अनाज हो गया, दुनिया के दूसरे देशों को बेचने लग गया। भारत के अंदर भूखमरी कम हो गई,
कुपोषण के आंकड़े घट गए। तो जिस घर में शरीर में हट्टे कट्टे लोग होंगे तो नेचुरल की वो काम ज्यादा करेंगे। भारत में जब भूखमरी हट गई तो आप और आत्मनिर्भर हो गया, उद्योग लग गए तो आत्मनिर्भर हो गया। तो पूरी दुनिया में 1985 में घटना घटती है। दुनिया के अमीर देश बतलाते हैं, बात करते हैं कि हमें कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके माध्यम से हम ये जो तरक्की कर रहे हैं उन देशों को रोक के अपना माल वहां बेच पाए। तो उस वक्त एक संगठन चल रहा था गेट के नाम से। वो देश 82 में लग गए, 85 तक वो चलते आगे, एकदम वो समझौता हो गया, गेट समझौता जिसको बोलते हैं। और उसके अंदर वो गरीब देशों पे अपनी शर्तें थोपते रहे। भारत उसके अंदर 90 तक शामिल नहीं हुआ। 85 से 90 तक भारत अपने लेवल पे तरक्की करता रहा और देश में तंगी नहीं थी, किसान खुशहाल था। और अपने तो कहावत बन गई थी कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी। नौकरी तो नीच घोषित कर दी थी। यहां भी बैठे होंगे, मैं तो मेरे गांव में पूछता हूं, मन का को पढ़े लिखे पता लग जाता है ये पढ़े हुए। मन का चाचा इतने पढ़े हो आप, उस टाइम लगे नहीं। बोले यार नौकरी को तो नीच मानते थे और आज अपने नौकरी के लिए क्या करते हैं। मैं तो कहता हूं कि पता है कि सेना में जवान भेज रहे हैं, सुरक्षित घर आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है। ये तो सबको पता है, लड़ने के लिए सीमा पे जाएगा बच्चा तो क्या बढ़ेगी कोई पता नहीं है। उसके लिए भी 10-10 लाख रुपए रिश्वत देते हैं। आज तो स्थिति नौकरी की ये आ गई, उल्टा पलट गई सारी स्थिति। उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार, नीच खेती हो गई। आज तो खेती से तो पीछा छुड़वाना चाहते हैं। देश में सर्वे आ गया कि 65% से ज्यादा लोग खेती से पीछा छुड़वाना चाहते हैं क्योंकि खेती घाटे का सौदा बन गया। 90 से पहले ये कहावत थी उत्तम खेती। तो 90 तक भारत ने गेट वार्ताओं में शामिल नहीं हुआ। 90 में अमेरिका का एक सांसद है आर्थर डंकन, जिसका नाम है, जो वर्ल्ड बैंक का कर्मचारी है। उसने अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव रख दिया कि ये प्रस्ताव है खेती से संबंधित और उसमें तमाम देशों को शामिल करो। जो वर्ल्ड बैंक से पैसा लेगा उसको हम शर्तें वहां वर्ल्ड बैंक में लगाएंगे, जहां अपने मनमोहन जी भी नौकरी करके आए। प्रधानमंत्री जो रहे मनमोहन सिंह जी, वो वर्ल्ड बैंक के पदाधिकारी रहे हैं। तो अमेरिकी संसद में वो प्रस्ताव रख दिया और उसमें रख दिया कि तमाम देश जो इस समझौते में शामिल होंगे उन देशों को खेती से सब्सिडी हटानी पड़ेगी, खेती की फसलों का एमएसपी बंद करना पड़ेगा, किसान को बाजार के हवाले छोड़ना पड़ेगा और दुनिया की कोई भी कंपनी किसी भी देश की मंडी में कहीं भी जाके अनाज खरीद सकती है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। तीसरा उसने कहा कि बीज, अपने यहां तो पहले बीज सुरक्षित रखते थे, आप भी सबको, अपने तो सबको याद होगा, मेरे याद में बीए तक पढ़ता था तब खेत में खुद चुनाई करवाता रहा साथ लग के। अच्छे अच्छे जो बूढ़े होते थे नरमे के, कपास के, वो अलग चुनते थे। किस लिए? बोला ये बीज तैयार करेंगे। वो बीज आप घर का रखते थे। उन कंपनियों ने कहा कि नहीं, बीज के ऊपर कंपनियों को छेड़खानी का अधिकार दिया जाए। वो उसमें अधिकार दे दिया। अब ये समझौता 1990 में भारत ने उस समझौते में दस्तखत कर दिए, जिसको बोलते थे डंकल प्रस्ताव, जो एक व्यक्ति के नाम पर, आर्थर डंकल के नाम पे था। और पूरे देश में हंगामा मचा। ये जो हमारे स्टेज पे बैठे 3-4-5 साथी, मास्टर जी पे बैठे, ये सुरेंद्र पाल साथी बैठे हैं, हम सारे लोग उस वक्त नारा मार रहे थे डंकल अंकल नहीं चलेगा। और तब बहुत से लोग कह रहे थे बोला यार बाप बावड़े हो रहे हो, सरकार तो माई बाप होती है, आगे आ जाओ, जाके दरी खाली पड़ी है। सरकार तो माई बाप होती है, सरकार किसी का जनता का पूरा थोड़ा ही ना करती है। और हम कहते थे नहीं, इसके शर्तें ये नुकसान करेंगे, हमारे घरों से बीज जाएगा, हमारे बिजली महंगी हो जाएगी, यूरिया महंगा होगा, डीएपी महंगी होगी और मंडियों में फसल नहीं खरीदेगा कोई। मेरे गांव शेखुप्रिया है, हमने शेखुप्रिया में जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, ऐसे चर्चा करने के लिए हमने एक साथी बुला लिए, कृष्ण स्वरूप जी। तो उन्होंने जलसा मोटा था, हमने नाटक उसमें किया, तो नाटक के बहाने लोग ज्यादा आते हैं, 400-500 लोग थे। तो नाटक के बीच में वो बोल के गए कृष्ण स्वरूप, तो उन्होंने सारी बातें बोली भी बीज जाएगा, अपने घरों का बीज, देसी बीज नहीं बचेगा, ये महंगाई बढ़ेगी, ये सारी चीजें रखी, बिजली के रेट ऊंचे जाएंगे।
तो बाद में बुजुर्ग हमें कहते हैं, बोले यार पागल हो क्या तुम, हमारा घर की बखारी, हमारा खेत, हम बीजने वाले, हमारा बीज कौन छीन लेगा। हम कह रहे थे ये बीज की तकनीक ऐसी करेंगे कि आपके पास देसी बीज नहीं बचेगा। बोला हमारा बीज जा ही नहीं सकता। हमने कहा ये बहुत सातिर होती है कंपनियां, किस सातिराना अंदाज से काम करती हैं। और एक आदमी की नेचर है, आदत है कि जब 10 रुपए का लाभ मिलेगा तो आप पुरानी चीज छोड़ के नहीं लेंगे ना। आज पूरे देश में चर्चा चल रही है कि जीएम नस्ल की सरसों बीजो। क्यों? वो कह रहे हैं कि जीएम नस्ल की सरसों जो है वो 50 मन तक उत्पादन देती है। हम विरोध कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीएम नस्ल की सरसों का अभी तक ये नहीं पता कि वो कितनी बीमारियों को साथ जन्म देगी। हमारे जो थोड़े बहुत देसी बीज बचे हैं उनको कैसे खत्म करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश के कृषि वैज्ञानिक विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग बीज नहीं रहे क्या। जीएम नस्ल का यहाँ बैंगन पकड़ा गया, इसमें क्या नाम है, ये जो इसके बेदवाड़ा से अगली तरफ गांव है आपका सिकंदरपुर, दड़बी की रोई में जीएम नस्ल के बैंगन बीज लिए। किस लिए? बोला उत्पादन अपने देसी बैंगन से 4 गुना फालतू देगा। अब अपने को बताओ, भी कोई कह दे कि सरसों 40 मन से ऊपर जाएगी तो आप देसी बीज बीजेंगे क्या? और यही हुआ। देसी नरमे में जब बीमारी आई, बीमारी किससे आई? स्प्रे के माध्यम से भी बीमारी आई और अल्टीमेट देसी बीज तो अपना गया। अब देसी नरमे का बीज बचा किसी के पास? नहीं बचा। क्या कहा? बोला हम ऐसा बीज देंगे स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं है। और वो बीज यहां चला गया कि आज 7 स्प्रे मांगता है फिर भी नरमा नहीं होता। तो वो देसी बीज खत्म करने का एक तरीका अपनाया और आज वो सारे बीज, अपने घर का बीज, आप कुछ भी बीज ले, आज ऐसी स्थिति में नहीं है। शायद एक साल थोड़ी बहुत पैदावार देते, दूसरी साल पैदावार नहीं देगा। इसको कहते हैं वर्ण संकर बीज। और वो किस तरह के? वो जीन के साथ छेड़खानी के अधिकार के तहत उन्होंने छेड़खानी कर दी। वहीं से खेती के साथ सौदा बिगड़ गया, खेती घाटे का सौदा बढ़ने लग गई। क्यों? कि एक साल तो नरमा बहुत अच्छा बोला यार, बल्ले बल्ले होगी, 30 मन मेरे नरमा निकले। अगले साल देसी बीज तो खत्म और धीरे धीरे उनके अंदर क्या आ गया? आज के दिन सर्वे ये है कि नरमे का पैदावार का इलाका और घटेगा। आपके गांव में घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि वो कंपनियां कह रही है कि किसान को नीचे लाना है तो हमें इस रूप से उतार चढ़ाव देने पड़ेंगे। लेकिन बीच बीच में क्या करती है वो कंपनियां? थोड़ा सा सांस देने के लिए कुछ बीज मार्केट में ऐसा उतार देती हैं कि 50 घरों को रगड़ का मार दिया तो 20 घरों को अच्छा बीज भी उपलब्ध करवा देती है। वो 20 घर नाचते कि नहीं यार मेरे तो बहुत अच्छा, तेरे में खोट है, बीज में खोट नहीं है। और आज ये नहीं कह रहे आप इन यार खेती करनी नहीं आंदी, नहीं तो मेरे 40 मन होया कि में होया कट हुआ। मेरे गांव में इस बार झोना धान एक घर के 118 मन निकला और वही उसी बाड़िए से बीज लेके आया, उसी वैरायटी का लेके आया, एक के 30 मन निकला। वही बीज है, वही धान है, एक के 118 लेके 30 मन। पानी बल्कि 30 मन जिसके हुआ उसने ज्यादा लगाई, स्प्रे भी ज्यादा करी। अब बताओ क्या करें? अब ये अपने हाथ में तो नहीं है ना। ये राम की मार है, किसकी मार है? नीतियों की मार है। ये जो स्थिति बनी 90 में, उस समझौते में दस्तखत करने के बाद देश के अंदर खेती के अंदर बहुत बड़ा संकट पैदा शुरू हो गया। और वो संकट शुरू में नजर नहीं आया, होते होते सन 2000 तक उसने अपनी तस्वीर दिखानी शुरू कर दी कि किसान कर्जाई होने शुरू हो गए। पहले तो अपने कहते थे बोला दूध का और पूत का क्या बेचना। अब कोई घर है क्या ऐसा जो दूध ना बेचता हो? हर घर बेचता है। घर में अगर 5 किलो दूध होगा तो घर में वो कहेगा यार नहीं आप 2 किलो ना डंग ला लांगे, 3 किलो बेच दो। ये स्थिति लेके आए वो डंकल प्रस्ताव की नीतियों के तहत। लेकिन 90 में तो वो आया, उसके बाद नीतियां लागू हो गई। 95 में वो जो गैट था GAT, वो गैट बाद में बन गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 95 में। और उसने बहुत से सौदों में उसको और बड़ा दायरा कर लिया, खेती तक नहीं रहा, व्यापार का तमाम दायरा खींच लिया। और WTO आया तब क्या कहा?
बोला हिंदुस्तान के किसान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बोला कि किसान दुनिया के किसी भी कोने में फसल बेच के आ सकता है। और अपने नहीं कहा, जब वाजपेयी जी 13 दिन प्रधानमंत्री 13 महीने प्रधानमंत्री बने, तब ये चर्चा आई थी कि वाजपेयी जी ने ये आवश्यक वस्तु अधिनियम तोड़ दिया था, और तब कहा था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम टूट गया, अब पूरे देश में दुनिया की ताकतें कहीं यहां खरीदने के लिए आएंगी। और वो आई, और उन्होंने किया क्या, उन्होंने ऐसी स्थिति बना दी, पूरे लोगों में चर्चा थी, बोला यार बल्ले बल्ले हो गई, अब दुनिया में कहीं बेच आओ कोई दिक्कत नहीं है, मौज होगी, ऊंचा रेट मिलेगा। और हम तब क्या कह रहे थे, वो मेरे गांव में एक साथी बहस करने लग गया, बोला यार तुम तो गलत विरोध कर रहे हो। मैं क्यों, बोला ये कैसे हो सकता है, अभी सरकार जो है गलत बात कैसे करेगी। हम बोला अनाज दूसरे देश में जहां महंगा होगा वहां बेच के आएंगे। तो वो हमारे बैंक मैनेजर अभी रिटायर हुए, उस टाइम वो नौकरी में थे, बोला यार तू दूसरे देश में बेच के आना तो दूर की बात, तू तेरे आड़ती को छोड़ के दूसरी दुकान पे बेच के दिखा देना। बोला वो तो आड़ती गड़ पड़ जाएगा, तो दूसरे देश में कैसे बेच जाएगा। लेकिन सपना दिखाया गया हमें, और उस सपने के झांसे में कितने लोग आए, खूब आए। और अल्टीमेट वो सारा जब कानून तोड़ दिया आवश्यक वस्तु अधिनियम का, तो फिर देश में छूट हो गई कि भी कोई भी आदमी कितना भी अनाज इकट्ठा कर सकता है। तो उसके बाद खेती में धीरे धीरे घाटा आना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि सरकार एक लिमिट में खरीदना शुरू कर दिया, और एमएसपी पे कितनी फसल बिकती है कितनी नहीं बिकती उससे भी बाहर आ गई, उसके ऊपर चेकअप नहीं रहा। और वो चेकअप नहीं रहा तो धीरे धीरे ये खेती में लागत बढ़ती गई और आमदन घटती चली गई। अब ये ना तो किसान का कसूर है, ना राम की मार है, तो किसकी मार है ये तो नीतियों की मार है। और हम ये सेमिनार इसलिए कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि खेती अगर आज उजड़ रही है, जो किसान आंदोलन का नारा है ना, फसल बचाओ नस्ल बचाओ, किससे बचाएं फसल नस्ल, सरकार की नीतियों से फसल और नस्ल दोनों बचानी पड़ेगी। नीतियां मार रही है, परमात्मा नहीं मार रहा, आपा नहीं मार रहे, लेकिन प्रचार ये कर दिया, बोला यार क्या करे, अब भाई प्रकृति के हाथ में, खुद कुदरत के हाथ में, क्या जाने, कुदरत नहीं मार रही। कुदरत तो वो मार सकती है कि ओलावृष्टि हो गई, मान लिया मार गई, बाकी तो ओलावृष्टि भी क्यों होगी, उसका अलग विषय छेड़खानी करेंगे, देखेंगे प्रकृति के साथ किस रूप का छेड़खानी हो गई। अपने तो इन्होंने गोला लाठी दे दी कि भी आप धान की पराली को आग नहीं लगा सकते, किस लिए, बोला पर्यावरण को नुकसान होता है। लेकिन पर्यावरण को नुकसान क्या है, इन साधनों से नहीं होता, फैक्ट्रियों से नहीं होता। अपने पड़ोस में ये यहां रिफाइनरी लग रही है ज्ञाना में, कणकबाड़, और वो रिफाइनरी के आप सर्वे करके देखो, पता कराओ। मैं किसान आंदोलन में लगातार काम करता रहा हूं 2006 से, हमने वहां उस इलाके में पता किया, वहां आप अपने इलाके के पशुओं के मुकाबले में वहां पशुओं को देखोगे तो पशु बीच में बच्चा घेर देते हैं। घटनाएं बड़ी हैं, दमे के रोगी बड़े हैं, खारिश के मरीज बड़े हैं, लेकिन इस पे चर्चा नहीं है कहीं। क्यों, क्यों कि उस कंपनी को एक अधिकार दे रखा है कि प्रदूषण सर्टिफिकेट वो कंपनी खुद ही जारी करेगी। उनकी प्रदूषण बैन आती है, और वो गुरु घर के एक साइड में जिधर देखती है ना भी गुरु घर की ये पूरी ओट करेगी इस बैन को, वहां खड़ी कर देते हैं, और वहां से वो लेके उसका पैमाना और वो सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं कि इस कंपनी ने कोई पॉल्यूशन नहीं किया, कोई प्रदूषण नहीं किया। हमारे बागड़ी में देखा होता है घर की बही टाका लिखनिया, तो भाई उसमें कुछ भी लिख दे, वही कर रहे हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं है। किस पे चर्चा, मतलब आप वाली पराली प्रदूषण करती है, अब दोषी बना दिया आपको, जबकि पर्यावरण का नुकसान तो और बहुत कर रही है। घर में जो पानी आ रहा है सारा सारा जहरीला है, और इस इलाके में अब हमारे एरिया में हमारे खेतों में पानी लगता है उस घर का, मतलब कुछ किसान जिनकी मजबूरी है, पानी इस सीजन में नहीं है, जिनके पास मजबूरी है लगाना इस सीजन का पानी, उनके खेतों में बहुत सी जगह 2-2, 4-4 कदम बीच में वो उसको ठाड़िया रहना बोलते हैं, अपना जगह रह जाती है, खाली नहीं होती वो, क्योंकि तेजाबिया पानी ज्यादा लग गया, ज्यादा टाइम रुक गया, वो जमीन को मार देता है।
अब हो रहा है, खूब हो रहा है, थोक में होने लगा। अब हमारे इलाके में चर्चा भी है कि यार ये नाले का पानी तो खराब कर रहा है, क्योंकि बरसाती पानी तो सीजन में ही आएगा, बाकी तो नहीं आता। अब ये